नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com की प्रस्तुति किताबी कीड़ा। दोस्तों, किताबी कीड़ा सेक्शन हमने पुस्तक परिचय के लिए शुरू किया है और इसमें न सिर्फ हम नई पुस्तकों को लेते हैं बल्कि पुरानी और कालजयी और उपयोगी पुस्तकों को भी लेते हैं ताकि आज की नई पीढ़ी भी उन गए जमाने की पुस्तकों से रूबरू हो सके, उनमें जो ज्ञान उकेरा उभारा गया है उससे परिचित हो सके। इस सेक्शन में हम पुस्तक के लेखक से सीधी बात करते हैं और वो खुद बताते हैं कि पुस्तक उन्होंने क्यों लिखी और पुस्तक में क्या है। आज के एपिसोड में हम किताब ले रहे हैं ऑपरेशन शिवसेना, तख्ता पलट से सत्ता तक। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछले लगभग काफी समय से तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रस्साकशी जो चली उसके तहत शिवसेना दोफाड़ हो गई और तख्ता पलट हो गया उद्धव सरकार का, और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने सरकार संभाली जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और ये सारा प्रकरण हुआ। और पिछले दिनों कोर्ट में भी मामले चले और शिवसेना के प्रतीक चिन्ह को लेकर भी और अन्य पार्टी के मामलों को लेकर भी कोर्ट में केस चल ही रहे हैं। तो इस किताब को जो लिखा है वो है वरिष्ठ पत्रकार जो कि 2 दशक से भी ज्यादा पत्रकारिता में रह चुके हैं और 28 साल की उम्र में उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी जो ग्रामीण प्रबंधन पर थी और जीवाजी विश्वविद्यालय में उसे पाठ्यक्रम के तौर पर भी लागू किया गया था। और देश के तमाम बड़े पत्र पत्रिकाओं में उनके राजनीति पर लेख छपते रहे हैं और वो खुद भी जो है बीजेपी, आरएसएस, पीएमओ, कैबिनेट और पार्लियामेंट को लंबे समय तक कवर करते रहे हैं और आजकल तमाम बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर पैनलिस्ट के रूप में आप उनको देख पाते होंगे। मैं नाम बता दूं, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर चौगांवकर जी। समीर चौगांवकर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सीनियर हैं और आपकी किताब ऑपरेशन शिवसेना, तख्ता पलट से सत्ता तक मेरे हाथ में है इस समय। मैंने इसे पढ़ा और किताब अपने आप में मतलब पूरे जो प्रकरण हुआ है शिवसेना का जो लेकर बीजेपी मतलब जब से ये जुड़े हैं और उसके बाद टूट फूट हुई है उस पर एक पूरा का पूरा मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो जरा आप हमें बताइए कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्यों लिखी है किताब आपने? देखिए, किताब लिखने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का लगातार महाराष्ट्र में गठबंधन रहा। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और उसके पहले शिवसेना बन चुकी थी, इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और लगातार गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की विचारधारा एक ही थी। तो मैं ये पाठकों को बताना चाहता था कि जो आपस में इतने घुले मिले हैं वैचारिक रूप से, उनके बीच कैसे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए 2014 के बाद और पार्टी कैसे टूटी, वो मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने इस किताब को लिखा है। अच्छा, आपने किताब लिखा कि दोनों पार्टियों जो मतलब एक वैचारिक समानता के आधार पर जुड़ी थी वो बाद में भिन्नता आ गई। मतलब जो वैचारिक भिन्नता तो नहीं हम कहेंगे, हम तो जो आम पब्लिक देखती है वो स्वार्थ की भिन्नता ये शुरू हो गई थी। हाँ, वही स्वार्थ की भिन्नता आ गई तो उसके आधार पर अलग हुआ। तो ये लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया आपने राजनीति कवर की है तो इसलिए ऐसा विषय चुना। हाँ बिल्कुल, मैंने राजनीति कवर करता रहा, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं ये सामने लाना चाहता था कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ है, बेसिकली क्यों भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप उठाया कि शिवसेना को तोड़ा जाए, शिवसेना में टूट क्यों हुई, एकनाथ शिंदे क्यों अलग हुए और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के 6 महीने पहले ही निर्णय ले लिया था कि अब जब सरकार बनेगी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी। तो इन सब बातों की इनसाइड स्टोरीज उसके अंदर है। कब अमित शाह और एकनाथ शिंदे मिले, कैसे बातचीत आगे बढ़ी, तो पूरी घटना का पूरा विस्तृतवार ब्यौरा दिया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज डली है उसके अंदर। समीर जी, वैसे आपने तो महाराष्ट्र में रहे हैं तो सारी पार्टियों को कवर किया, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या दूसरे दल हो, आरएसपी वगैरह। तो आपने क्या पाया महाराष्ट्र की राजनीति पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, इतनी ज्यादा तोड़फोड़ वाली। जब तक बाला साहब ठाकरे रहे
तो वो बाहर से ही सब कुछ मैनेज करते रहे और उनका पार्टी का वर्चस्व भी काफी बना। बिल्कुल, ये तोड़-फोड़ की राजनीति जो शुरू हुई वो 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में शुरू हुई है। उसके पहले भी होती थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं होती थी जो 2014 के बाद शुरू हुई है। और खास तौर से महाराष्ट्र में तो बिल्कुल इस तरह से होता नहीं था। शरद पवार जरूर तोड़-फोड़ की राजनीति के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और खुद मुख्यमंत्री सबसे युवा उम्र में बन गए, 36 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़-फोड़ होती थी, लेकिन शिवसेना में इतनी बड़ी टूट होगी यह किसी को संभव नहीं लग रहा था कि 53 में से 40 विधायक चले जाएंगे, 18 में से 14 सांसद चले जाएंगे, सरकार चली जाएगी। वो टूट तो विपक्ष में रहती हुई है, जो सरकार सत्ता में उसमें कभी टूट होती नहीं है। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ कि जिस दल का मुख्यमंत्री है उसी की पार्टी में टूट हो गई। हाँ, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। लेकिन अच्छा, आपने तो कवर भी किया और पूरी एक्सटेंसिवली किताब भी लिखी, तो मुख्य कारण आपको क्या लगा कि ये दोनों टूट कैसे गए, बीजेपी और शिवसेना, और इसके पीछे कारण क्या थे? देखिए, सबसे बड़ा कारण यह रहा था कि शिवसेना अपने शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही और शिवसेना का जो भी विस्तार हुआ है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध करके ही हुआ है। तो ऐसे में शिव सैनिकों को और शिवसेना के विधायकों को लग रहा था कि अगर हम लंबे समय तक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का सरकार में रहेंगे तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम किस मुंह से जाएंगे जनता के वोट मांगने, जिनका सालों साल हमने विरोध किया था। तो मुझे लग रहा है यह जो 3 पहिए की सरकार थी वो एक बेमेल गठबंधन था। विधायक इसमें बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उसी का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला और विधायकों ने बगावत कर दी। विधायक चाहते थे उद्धव ठाकरे से कि वो भाजपा के साथ वापस लौटे, वह लौटे नहीं। हाँ, वही लोग, वही आम जनता के लिए आश्चर्य का विषय यह था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हिंदुत्व की कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी का जाना। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा निर्णय था उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जो उन्हें अंशतः बहुत महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी पार्टी और विधायकों और सांसदों को नहीं बचा सके और शिवसेना ऐतिहासिक टूट उनके हाथ से, उनके पार्टी का सिंबल भी चला गया, धनुष बाण भी चला गया, पार्टी का नाम भी चला गया। अच्छा, वैसे आम फहम राय ये बनी कि उद्धव ठाकरे ने एक जिद ठान ली थी अपने बेटे को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। सारा खेल उसी की वजह से हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न नहीं था, क्योंकि गठबंधन में ऐसे लोग थे जो आदित्य ठाकरे को कभी भी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करते। ऑलरेडी वहाँ 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे। नहीं करते, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि आदित्य ठाकरे को बनवाया जाए। और लोगों का कहना है कि अगर नहीं, आदित्य का नाम का कहीं जिक्र नहीं हुआ, आदित्य के नाम से कहीं नहीं। पहले ही शरद पवार ने बोल दिया था कि उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो से समर्थन दिलवा के हम सरकार बना सकते हैं। मतलब तो अगर वही लोग कह रहे हैं कि अगर शुरू में ही आदित्य ठाकरे का नाम रखने की बजाय सीधा उद्धव ने अपना नाम रखा होता तो शायद बीजेपी भी मान जाती और बाकी कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट भी मिल जाता है। रिलेशन खराब नहीं होते। हाँ, लेकिन उद्धव का नाम रखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने एक अलग रास्ता अपनाया और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। अच्छा, इस किताब का जो आपने लिखी, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आप मानते हैं? इस किताब की में 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने महाराष्ट्र में गठबंधन किया, दोनों ने मिलकर, और फिर से पार्टी को पहली बार सत्ता में लेके आए थे। उस समय नारायण राणे, मुरली मनोहर जोशी पहले मुख्यमंत्री बने, फिर नारायण राणे बने। तो भाजपा और शिवसेना का जो पहला गठबंधन था उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद राज ठाकरे अलग हुए, उसकी कुछ अच्छी जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी विद्रोह हुआ था एकनाथ शिंदे, इसका पूरा एपिसोड है। और एक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, यह निर्णय क्यों लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी भी विस्तृत जानकारी है। अच्छा, अब एक राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपको अब क्या लगता है, इतना आपने अनुभव है आपके पास, अब आगे क्या होगा? ये जो उद्धव की सरकार, उद्धव की जो पार्टी है, वो कांग्रेस और एनसीपी से अलग होकर अपने आप लड़ेगी या हमेशा के लिए ये टूट गई और उनसे भी अलग हो जाएगी? देखिए, उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत रूप से बहुत, मतलब पार्टी के रूप में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अब उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अलग लड़के अपनी सत्ता कायम कर सके। उन्हें अब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का मिलकर ही चलना होगा अपने आप को मजबूत करने के लिए। अकेले की दम पर वह कुछ नहीं कर सकते। उनकी बड़ी ताकत एकनाथ शिंदे लेके चले गए, शिवसेना का नाम चला गया, शिवसेना का सिंबल चला गया है।
तो नए नाम नए सिंबल को उद्धव ठाकरे अपने दम पर स्टेब्लिश नहीं कर सकते। उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी अपने आप को यानी अब बीजेपी से तो कुछ होने का नहीं। नहीं, फिलहाल बीजेपी ने कहा अगर उद्धव ठाकरे अगले विधानसभा चुनाव में अपने नए नाम और नए सिंबल के साथ 60 सीटें जीत जाते हैं तो मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फिर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने का विचार कर सकती है भविष्य में। और ये हो सकता है कि शिंदे ग्रुप जो है बीजेपी में मर्ज हो जाए। मर्ज भी हो सकता है, या सारे विधायक चुनाव हार के अपने आप अप्रासंगिक हो जाए, ये भी हो सकता है वो चुनाव हार जाए। अच्छा, एक बात आप समीर जी, आपको भी एक बात तो जरूर लगती होगी कि बाला साहब ठाकरे ने सक्रिय राजनीति में, मतलब वैसे तो रहे बाहर से, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया, डायरेक्ट कुछ पद ग्रहण नहीं किया। अगर इसी तरह उद्धव ठाकरे भी बाहर रहते तो शायद उनका दबदबा ज्यादा रहता। बिल्कुल ज्यादा रहता और पार्टी को बेहतर मैनेज कर पाते। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन भी गए थे तो उन्हें अपने बेटे को मंत्री नहीं रखना था, आदित्य को संगठन के पीछे रखना था कि वो संगठन टिके। लेकिन पिता पुत्र दोनों सरकार में आने के कारण शिवसेना का संगठन कमजोर हुआ, विधायकों से संवाद खत्म हो गया और जो आखिरी में बगावत का कारण बना। अच्छा, आप ये बताइए, आपने तो हाथों हाथ किताब लिख दी, अभी तो एपिसोड वहाँ पूरा पटक्षेप हुआ भी नहीं है, चल रहा है। हालांकि ये कहना थोड़ा अजीब रहेगा कि भाई आप तो राजनीति से वहां जुड़े भी रहे, मतलब डे टू डे कवर करते रहे हैं, सारी नजर रहती है, तो क्या आप डेली इसको नोट कर लिया करते थे किताब देने की शक्ल में, या ऐसा उस वक्त कोई विचार था? नहीं, जब 20 जून को खबर आई कि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ सूरत चले गए हैं, विद्रोह कर दिया है, तो मुझे पहली बार लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है और शिवसेना में अंदर इतना बड़ा विस्फोट और विद्रोह और बगावत कभी नहीं हुई थी। तो ये बगावत कैसे हुई, किसने की, मैंने फिर इसकी जानकारी निकाली और अपने संपर्कों से मैं लगातार महाराष्ट्र के बड़े नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहा, शिवसेना के बड़े नेताओं के संपर्क में रहा और वहां से मिली पूरी जानकारी को फिर मैंने किताब के रूप में निकाला है। अच्छा, ये जब एकनाथ एपिसोड हुआ तब आपने सोचा किताब लिखने के बारे में? बिल्कुल, मैंने उसी समय सोचा, जब 20 मई को हुआ तो मैंने 22 मई को सोचा कि मुझे किताब लिखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह सरकार के अंदर महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ और शिवसेना में खासतौर से नहीं हुआ। ठीक है, राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी, नारायण राणे ने छोड़ी, लेकिन किसी का भी विद्रोह इतना बड़ा नहीं था कि वो पूरी पार्टी को अपने साथ ले जाए। और विद्रोह के अलावा शिवसेना का नाम देखिए ना साहब, शिवसेना में हुआ ना, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उसमें होना एक महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा समीर जी, एक बार बताइए, आप तो आपने किताब लिख ली, मार्केट में आ भी गई है, कई बार हम काम करने के बाद, लिखने के बाद, आर्टिकल लिखने के बाद सोचते हैं इसमें ये चीज रह गई, अगर ये और डाला जा सकता था। ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि और इसमें जोड़ी जा सकती थी, जो समय कम होने की वजह से या बेध्यानी? नहीं, मुझे लगता है मैंने उस बगावत का, तख्ता पलट का पूरा ब्यौरा लिया है, सारे पॉइंट कवर किए, तो उसमें ऐसा कोई एंगल मुझे लगता नहीं कि जो मैंने छोड़ा है। मुझे लगता है वो पूरी किताब अपने आप में पूरी परिपूर्ण है। ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा नहीं लगा कि और जोड़ा जा सकता हो? नहीं, अब फिलहाल नहीं लगा। मुझे लगा कि बगावत को देखते हुए जो मैंने किताब लिखी है ऑपरेशन शिवसेना, उसे मैंने सारे पहलुओं को कवर कर लिया है, किसी छोड़ा नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज लगी कि वो आदित्य ठाकरे वाला एपिसोड आपने बहुत छुआ भर है, ज्यादा उसमें आप ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए। इसलिए नहीं कि आदित्य का मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ही नहीं हुई थी बैठक में कहीं पे भी। नहीं, ये उस समय बड़ा उठा था, तो मुझे लगा कि ये वाला आपने ज्यादा आदित्य का नाम मीडिया ने चलाया होगा, ये पक्ष जो है आपने ज्यादा छुआ नहीं उसमें, क्योंकि वो वास्तविकता में था नहीं। जो अंदर बैठक चल रही थी शरद पवार के बीच, उद्धव ठाकरे के बीच में, नहीं मीडिया में उन दिनों बड़ा हाईलाइट हो रहा था ना। हाँ, लेकिन बैठक में कहीं चर्चा नहीं थी इसकी, मतलब ये वास्तविकता में आदित्य ठाकरे का नाम कहीं नहीं था, मतलब पहले दिन से, तो इसलिए मैंने उसे लिया नहीं। तो ये सिर्फ मीडिया की हवा थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य का नाम कहीं नहीं था, उद्धव ठाकरे का ही था, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब ये ना तो फिर उद्धव ठाकरे चाहते थे कि आदित्य बने और ना आदित्य खुद चाहते थे? नहीं, आदित्य के चाहने का प्रश्न नहीं था। आप कह रहे हैं कि आदित्य का नाम नहीं था, क्या वो खुद भी नहीं चाहते थे? देखो, मुख्यमंत्री बनना आज कौन नहीं चाहता। आदित्य को अगर पार्टी बना देती तो वो सहज स्वीकार कर लेते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का कहीं प्रश्न ही नहीं था। न संजय राउत ने ऐसा कहीं जिक्र किया है, न उद्धव ठाकरे ने जिक्र करा, न शरद पवार ने कहीं इसका जिक्र करा, न उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने इसका कहीं जिक्र करा है। कहीं पर भी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं था। जो भी था उद्धव ठाकरे का ही नाम था मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि शरद पवार का यह कहना था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो अजित पवार जैसे दिग्गज नेता, छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता
पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जैसे पहले मुख्यमंत्री रह चुके नेता अच्छा साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा गया। ये जो पुस्तक के प्रकाशक हैं मानस पब्लिकेशन, इनके फिर आपने क्या सोचा कि यहीं से छपवाने का प्लान कैसे बना? मानस पब्लिकेशन एक अच्छा पब्लिकेशन है, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, किताबें अच्छे से निकालते हैं। और जब मैं किताब लिख रहा था तो मेरी उससे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा इस किताब को मैं छाप दूंगा समय के अंदर। और टाइम बाउंड किताब में लाना चाहता था कि बगावत के 1 महीने के अंदर ये किताब आ जाए, तो 1.25 महीने के अंदर ये मेरी किताब आ गई थी। 20 जून को ये बगावत हुई थी और 15 जुलाई को मेरी किताब मार्केट में आ गई थी। बहुत जल्दी आपने कंपाइल कर दी। हाँ, 15 जून को मैं मार्केट में किताब लेके आ गया था। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त को मार्केट में आ गई थी, 1 महीने बाद। जून को हुआ और 15 अगस्त को किताब मार्केट में आ गई थी। ठीक है। और इसको कैसा रिस्पांस मिला अब तक? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मुझे काफी फोन आया महाराष्ट्र से। कई लोगों का कहना है कि आप मराठी में ट्रांसलेट करवाइए, कि महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा पढ़ते हैं, और उसे मराठी में लाइए तो और उससे लोग काफी शिवसेना के नेताओं के, भाजपा के नेताओं के मुझे फोन आए और बहुत अच्छा रिस्पांस फिलहाल इस किताब का मिल रहा है। ये एक अच्छा आइडिया है। तो समीर जी, आपने किताब लिखी, इसके लिए आपको साधुवाद है, और हमें भी आपने समय दिया और किताब के बारे में, उसके मूल विषय के बारे में जानकारी दी। लेकिन अच्छा, भविष्य में कोई इस विषय पर और भी आप लाने का सोच रहे हैं या अभी कुछ और विषय पर? हाँ, मेरी अभी दो किताबें अभी और आ रही है। अभी 25 जून को मेरी किताब आपातकाल ऊपर आने वाली है, आपातकाल, और उसके बाद जो 1977 का जो चुनाव हुआ था उसकी एक लोकसभा सीट की पूरी जानकारी है। 1977 और आपातकाल पे आने वाली किताब है। हाँ, आपातकाल और 1977 का चुनाव। और वो किस पब्लिकेशन से ला रहे हैं आप? वो मैं अनामिका पब्लिकेशन से लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी शुभकामनाएं उन पुस्तकों के लिए। आपने हमें समय दिया और पूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, धन्यवाद अदा करता हूँ। तो दोस्तों, आज के किताबी कीड़ा सेक्शन में हम बात कर रहे थे समीर चौगावकर जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस पुस्तक के लेखक भी हैं, शिवसेना तख्ता पलट से सत्ता तक, जिसे प्रकाशित किया है दिल्ली के मानस पब्लिकेशन ने। और उनका कहना है कि आगामी एक और किताब वो जल्दी ही लाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। अगले सेक्शन में हम किताबी कीड़ा के अगले एपिसोड में हम किसी और लेखक और उसकी पुस्तक के परिचय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।